गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम हमारे पाठ को आगे बढ़ा रहे हैं शिल्प उत्पादन के विषय में जानकारी। तो मैं आपको पहले शिल्प के बारे में बता देता हूं कि शिल्प क्या होता है। शिल्प होता है हस्त कौशल द्वारा नई वस्तुओं का निर्माण करना। किसके जरिए? कच्चे माल से। नई वस्तुओं का निर्माण कच्चे माल से करना। तो अब इसके विषय में हमें जानकारी कैसे मिलेगी कि शिल्प वहाँ होता था? तो हमने देखा ईंटें हमें मिली हैं, मनके हमें मिले हैं, शंख हमें मिले हैं, मुहरें हमें मिली हैं और बाट हमें मिले हैं, आभूषण हमें मिले हैं और औजार। अब ये सारे के सारे मानव के द्वारा क्या है बनाए गए हैं और भिन्न भिन्न वस्तुओं का इसके अंदर क्या हुआ है? इस्तेमाल हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हमें अगर हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों से मिली है तो उससे एक चीज़ स्पष्ट हो गई कि वो लोग शिल्प के बारे में जानते थे। यानी कि वो लोग अपने हाथों से जो है भिन्न भिन्न वस्तुओं का कच्चे माल से क्या करते थे? निर्माण करते थे। उसके लिए वो किस किस चीज़ का इस्तेमाल करते थे? तो हमें यहाँ पर मिला है कि मनकों के लिए जो है वो सुंदर लाल रंग का इस्तेमाल करते थे, जस्पर का इस्तेमाल करते थे, क्वार्टाजी पत्थर का इस्तेमाल करते थे, सेलखड़ी का इस्तेमाल करते थे, तांबे का, कांसे का, सोने का, शंख का, पाइनास का, पक्की मिट्टी का, इन सभी का प्रयोग वो लोग क्या करते थे? मनके बनाने के अंदर करते थे। इन मनकों का आकार जो है वो चक्राकार हो सकता था, बेलनाकार हो सकता था, गोलाकार हो सकता था या ढोलाकार हो सकता था। तो उन आकारों से हमें पता चलता है। आप यहाँ पर एक मनके की माला देख सकते हैं, किस प्रकार मनकों की माला यहाँ पर जो है बनाई जाती थी। ये उसका जो है औजार है जिसके ज़रिए मनके जो है बनाए जाते थे। तो इससे हमें पता लगता है कि वो लोग हस्तशिल्प के अंदर क्या थे? निपुण थे। उसके बाद में बार बार हमने चर्चा की है कि ये मर्त भांड आज भी देख सकते हैं। प्राचीन जो समय के जो ये मर्त भांड है, आज के जो है बड़े बड़े जो महल हैं, जो व्यक्ति जो अमीर हैं उनके घरों के अंदर या उनके डाइनिंग रूम के अंदर या उनके महत्वपूर्ण जो है जो कक्ष होते हैं उनको सजाने के लिए इन्हीं मिट्टी के बर्तनों का आज भी वो लोग क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। फिर हम बात करते हैं कि मनके कैसे बनाए जाते थे। तो जो मनके जो होते थे वो सेलखड़ी के पत्थर से बनाए जाते थे, जो बहुत क्या होता था? मुलायम होता था और इस पत्थर को बहुत आसानी से उकेरा जा सकता था। इसके अंदर से जो है छिद्र किया जा सकता था। उसके बाद में इसके ऊपर जो है पॉलिश की जाती थी। तो पॉलिश करने के बाद जो है ये बिल्कुल तैयार हो जाता था। इसके अलावा ये जो स्थान है, हमें दो तीन ऐसे स्थान हैं जहाँ से ये मिली है। एक तो है नागेश्वर और दूसरा है बालाकोट। कई बार आ जाता है ये प्रश्न। तो ये नागेश्वर और बालाकोट जो ऐसे स्थान है जो समुद्र के समीप थे, तो वहाँ पर शंख बहुत ज़्यादा मिल जाते थे। तो उन शंखों से जो है चूड़ियाँ बनाई जाती थी, ये देखिएगा आप, करछियाँ बनाई जाती थी और पच्चीकारी की जाती थी। तो इससे हमें ये तय हो जाता है कि वो लोग शिल्प के बारे में क्या करते थे? जानते थे। उसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट आता है वो आ जाता है यहाँ पर, जो शिल्प का जो निर्माण किया जाता था, जो उत्पादन के केंद्र थे, हम उसकी पहचान कैसे करेंगे? तो तीन चार महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। एक तो हो जाता है कच्चा माल। जहाँ पर कच्चे माल के ढेर हमें ज़्यादा मिले हैं जिस स्थान पे, उससे हमें पता लग गया कि यहाँ पर किसी वस्तु का उत्पादन होता था। उसके बाद है त्यागा गया माल। अब ये त्यागा गया माल क्या होता है? जब भी हम कच्चे माल से नया माल तैयार करते हैं तो उस कच्चे माल की कटाई करते हैं। कटाई करते हैं तो वो कटाई वाली जो वस्तुएं होती है, जैसे कि आपने घरों में देखा होगा, जब हम दरवाज़ों का निर्माण करते हैं तो लकड़ी को कितना काटा जाता है, उसका जो अवशेष होता है उसे हम किनारे कर देते हैं। तो ऐसे त्यागा गया जो अवशेष था या जो त्यागा गया माल था, जो माल बनाया जाता है, कुछ ख़राब हो जाता है या किसी कारणवश जो है उसके अंदर कोई ऐसी जो है हम कह सकते हैं कि उसकी आकृति के अंदर जो है बेमेल आ जाती है, तो उसको हम त्यागा हुआ माल कहते हैं। उसके बाद में कूड़ा करकट, जो शंख होते थे जब उनको काटा जाता था तो उनके जो अवशेष मिल रहे हैं उससे हमें पता लग जाता है। तांबे के भंडार अगर हमें एक स्थान पर बहुत ज़्यादा मिल जाते और वहाँ तांबा ना मिलता हो, तांबा उस स्थान पे हमें खुदाई के दौरान ना मिलता और उसके बावजूद अगर हमें वहाँ तांबे का भंडार मिल जाता है या शंख वहाँ पर हमें ज़्यादा मिल जाते हैं, तो उससे भी हम ये कह सकते हैं कि ये क्षेत्र क्या रहा होगा? शिल्प का क्षेत्र रहा होगा। और अंतिम था बड़े बड़े पत्थर।
जो शिला खंड होते हैं, जो सेलखड़ी के पत्थर थे जिनसे मोहरें और बाट जो है बनाई जाती थी, अगर वो पत्थर वहाँ पर नहीं है, मिलते नहीं है खुदाई के दौरान, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पर बड़े बड़े पत्थर वहाँ पर रखे हुए हैं, तो इससे ये तय हो जाता है कि ये स्थान जो है क्या होगा, उत्पादन का केंद्र रहा होगा। उसके बाद में सेकंड नेक्स्ट जो हमारा पार्ट आ जाता है, जो अंश आता है, वो आता है कि माल प्राप्त करने की जो है नीतियाँ कैसी थी। अब हमें ये कैसे पता लगता है कि माल एक स्थान से दूसरे स्थान पर आता था, तो मैंने आपको जैसे ही ये पार्ट शुरू हुआ था तो बताया था कि मिट्टी की जो है बैलगाड़ी मिली है। मिट्टी की क्या मिली है? बैलगाड़ी मिली है। तो बैलगाड़ी का इस्तेमाल किस लिए हुआ होगा? एक स्थान से दूसरे स्थान पर सामान ढोने के लिए हुआ होगा। और वो लोग अगर बैलगाड़ी के बारे में जानते थे, इसका मतलब क्या था? यातायात था वहाँ पर। क्योंकि जब व्यक्ति किसी चीज़ के बारे में जानता है तभी उसकी क्या बना सकता है, उसका चित्र बना सकता है, उसकी मूर्ति बना सकता है। तो इससे क्या होगा, हमें ये पता लगा है कि वहाँ पर जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर माल को ढोया जाता था। अब बात ये आ जाती कि माल को जब ढोया जाता था तो माल कहाँ कहाँ से मंगवाया जाता था। उसके लिए अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की हमारे, कि उपमहाद्वीप और उसके आगे से आने वाला माल। जो उपमहाद्वीप है, भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर, जैसे कि मैंने अभी बात की थी आपसे, नागेश्वर व बालाकोट। अब यहाँ से क्या आते थे? शंख आते थे। क्योंकि ये समुद्र के किनारे था इसलिए यहाँ पर से क्या आ जाते थे? शंख आ जाते थे। इसके अलावा हमने बात की थी सोरतुघई, यहाँ से जो है लाजवर्द मणि मिलती थी। बहुत बार ये प्रश्न आ जाता है, लाजवर्द मणि बड़ी कीमती मणि थी, वो यहीं से आती थी। इसके अलावा अगर हम लोथल की बात करें तो लोथल से जो है कार्लिनियन आता था, लोथल से। इसके अलावा जो सेलखड़ी का पत्थर था वो राजस्थान से मंगाया जाता था। कहाँ से मंगवाया जाता था? राजस्थान से मंगवाया जाता था। इसके अलावा जो तांबा होता था वो भी कहाँ से आता था? राजस्थान से आता था। राजस्थान के अंदर एक स्थान था खेतड़ी। तो इसके अलावा भी हम और भी बता सकते हैं कि जैसे सोना है, ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है, सोना जो है वो दक्षिण भारत से मंगवाया जाता था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको नोट रखना। तो ये क्या होगा, ये जो चीज़ें हमें मिल रही है एक दूसरे स्थान से मंगवाई जा रही है, तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि भिन्न भिन्न क्षेत्रों से प्राप्त होने वाला माल जो है भिन्न भिन्न क्षेत्रों के अंदर क्या होता था? बैलगाड़ियों के जरिए, या फिर हमने बहुत सी धातुएं ऐसी मिली है जिनके ऊपर नाव व जहाज़ों के चित्र थे। किसके चित्र थे? नाव व जहाज़ों की। इससे हमें पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग दूसरी जो सभ्यताएं थी, चाहे वो मेसोपोटामिया की सभ्यता हो, यूनान और क्रीट की सभ्यता हो सकता है कि उनके साथ भी उनके व्यापारिक क्या रहे होंगे? संबंध रहे होंगे। खेतरी क्षेत्र के अंदर जो सभ्यता फैली उसको गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति के नाम से क्या किया जाता है? जाना जाता है। क्योंकि यहाँ पर जो हमें मर्द भांड मिले हैं वो अलग ही प्रकार के हैं, जो हड़प्पाई मर्द भांडों से क्या नहीं होते हैं? मिलते नहीं हैं। तो इस आधार पर हम ये बात कह सकते हैं कि उपमहाद्वीप और उससे आगे जो है माल भारत के अंदर क्या होता था? आता था भिन्न भिन्न क्षेत्रों से। और खुदाई के दौरान हमें ये जो क्षेत्र मिले हैं उन क्षेत्रों से हमें इन माल का क्या लगता है? पता लगता है। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट आता है वो आता है सुदूर के क्षेत्र से संपर्क। सुदूर का मतलब हो गया, ये अभी तक तो हमने बात की थी हड़पाई क्षेत्रों की, उनका आपस में एक दूसरे के साथ क्या होता था? तालमेल होता था। एक दूसरे के साथ जो है बनी हुई वस्तुएं और कच्चे माल का वो आदान प्रदान करते थे। जिन क्षेत्रों में शंख मिलता था वहाँ पर अगर सेलखड़ी नहीं मिलती थी तो वहाँ सेलखड़ी चली जाती थी। जहाँ सोना मिलता था वहाँ पर तांबा चला जाता था। जहाँ तांबा होता था, सोना नहीं होता था, वहाँ सोना आ जाता था। अब बात करते हैं कि भारत देश से बाहर, सुदूर का मतलब हो गया जहां हड़प्पा सभ्यता फैली उसका अन्य सभ्यताओं से भी कोई चलन था क्या? तो उसके लिए दो इंपॉर्टेंट चीजें हमें मिलती है। एक तो क्या है? तांबा, और दूसरा था मर्द भांड, जो अभी मैंने आपको बताई भी थी ये बातें। तो तांबा जो है, ओमान का जो तांबा था उसके अंदर लोहे का और निकल के अंश है, और हड़प्पा के अंदर जो तांबा मिला है उसके अंदर भी क्या है? इसके अंश है। उससे हमने ये अंदाजा लगा लिया कि ये तांबा कहाँ से आया होगा? ओमान से आया होगा। कहाँ से आया होगा? ओमान से। दूसरी हम यहाँ पर बात किसकी कर रहे हैं? आपके सामने ही जो है दिखाई दे रहा है। दूसरी हम बात करेंगे यहाँ मर्द भांड की, और ये जो आपको काला मर्द भांड या सामने दिखाई दे रहा है ये हमें ओमान में मिला है। कहाँ पर मिला है? ओमान में। इससे ये तय हो गया कि चल करके तो गया नहीं होगा, तांबा भी चल के नहीं आया होगा, और ये मर्द भांड भी चल करके ओमान नहीं गया होगा, और ओमान का तांबा भी खुद चल करके कहाँ नहीं आया होगा? हड़प्पा में नहीं आया होगा।
इससे ये बात तय हो गई कि सुदूर के क्षेत्रों से भी हमारे संपर्क थे, हम उनके साथ व्यापार करते थे। हम क्योंकि भारत के अंदर तांबा जो है बहुत अधिक मात्रा में मिलता नहीं है, तो इसलिए उस तांबे की पूर्ति करने के लिए वो क्या करते थे, ओमान से तांबा मंगवाते थे। बदले में हो सकता है कि वहाँ पर मर्तबांड ना बनते हो, तो बदले में वो लोग जो है वस्तुओं से वस्तुओं का आदान प्रदान होता था, तो मर्तबांड वहाँ पर भेज दिए जाते थे। इससे ये तय हो गया कि भारतीय लोगों का अन्य लोगों के साथ भी जो है क्या मिलता है, व्यापार होता होगा। फिर यहाँ पर कुछ एक लेख लिखे गए थे, मेसोपोटामिया के अंदर कुछ लेख लिखे गए थे, और उन मेसोपोटामिया के लेखों के अंदर कुछ एक स्थानों का वर्णन किया गया। तो उन जगहों के ऊपर, उन लेखों के अंदर हड़पाई जो बाट है, ये देखेंगे आप, हड़पाई मोहरे बाट, उसके पासे और मन के शामिल है। इसके अलावा मेसोपोटामिया का जो लेख है दिलमुन, उसके अंदर एक द्वीप का नाम लिया गया, बहरीन, मगान और मेलुआ। मेलुआ जो है वो हड़पाई शब्द के लिए इस्तेमाल होता था। हड़पाई क्षेत्र के लिए मेसोपोटामिया के लोग किस शब्द का इस्तेमाल करते थे, मेलुहा शब्द का इस्तेमाल करते थे। इससे हमें ये पता लगता है कि भारत के अंदर हड़प्पा जो सभ्यता फैली है, उस हड़प्पा सभ्यता का जो है मेसोपोटामिया के साथ व्यापार था। तो इसका मतलब वो मेसोपोटामिया के क्या थी, समकालीन थी। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है, हड़प्पा सभ्यता किस सभ्यता की समकालीन थी, तो किस सभ्यता की समकालीन थी, मेसोपोटामिया। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो इससे ये तय हो गया कि व्यापार होता था। मोहरों के बारे में मैंने आपको अभी बताया था कि उन मोहरों के ऊपर जो है चित्रांकन किया जाता था। उसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास जो पार्ट अंश आता है वो है मोहरें, लिपि और बाट। अब मोहरें क्यों की जाती थी, अभी मैंने आपसे चर्चा की कि हड़प्पा सभ्यता के लोग व्यापार करते थे। अब जब व्यापार करते थे तो कोई ना कोई चीज़ दूसरे स्थान तक पहुंचानी पड़ेगी। दूसरे स्थान तक अगर हम कोई भी चीज़ पहुंचाएंगे, वो चीज़ समय पर पहुंची है या नहीं है, उस चीज़ के अंदर कोई कमी तो नहीं आ गई है, उस थैले के अंदर से कोई वस्तु हमारी निकाल तो नहीं ली गई है। इस चीज़ का पता लगाने के लिए क्या किया जाता था, जैसे कि एक थैला होता था ऐसे, इस थैले के ऊपर यहाँ पर क्या की जाती थी, एक गांठ लगाई जाती थी यहाँ, और उसके ऊपर मिट्टी की क्या की जाती थी, एक मोहर लगा दी जाती थी। और गंतव्य स्थान पर जब तक ये थैला पहुँचता था और तब तक उसकी मोहर अगर सही सलामत है, वो टूटी नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, उस थैले के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं हुई है। मोहरे और मुद्रांकन का काम यही होता था। जैसे कि आज भी आपने देखा होगा, जब भी हम कोई मनी ऑर्डर करते हैं तो उसके ऊपर जो है लाख जो होती है उसको गर्म करके और उसके ऊपर ठप्पा लगाते हैं। आपने रजिस्ट्री के अंदर देखा होगा। तो वो सारी की सारी चीज़ें इसलिए की जाती थी ताकि वो थैला जब तक वहाँ पहुँचे तो वो सही है। आप रेलगाड़ियों के अंदर भी देखेंगे, जो मालगाड़ी आती है उसका जो डिब्बा होता है उसके बाहर भी जो है लाख का जो है मोहर लगाई जाती है, और वो गंतव्य स्थान पर जब पहुंचता है तब तक अगर मोहर उसके ऊपर लगी हुई है तो इसका मतलब उस डब्बे के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं हुई है, उसके अंदर जो भी माल है वो बिल्कुल क्या है, सही सलामत है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है रहस्यमय लिपि। रहस्यमय लिपि इसलिए बोला जाता है इसको क्योंकि आज तक हम हड़प्पा लिपि को पढ़ नहीं पाए हैं। हड़प्पा लिपि को हम क्या नहीं कर पाए हैं, पढ़ नहीं पाए हैं, पढ़ नहीं सके हैं आज तक। और इसके अंदर लगभग जो है एक सबसे बड़ा जो हमें अभिलेख मिला है उसके अंदर 26 चिन्ह मिले हैं हमें। तो हड़प्पा जो लिपि थी वो क्या थी, चित्रात्मक थी। हमने बार बार आपसे इस बात के बारे में चर्चा की है कि चित्रों के माध्यम से लिखते थे। किसके माध्यम से लिखते थे, चित्रों के माध्यम से जो है लिखा जाता था। और वो चित्र जो है किस शब्द के लिए इस्तेमाल किए जाते थे उसके बारे में हम नहीं जानते हैं। तो अब तक जो है हमें 375 से लेकर के, यहाँ दिया हुआ भी है आपको सामने दिखाई दे रहा है, 375 से लेकर के 400 के बीच जो हमें चित्र यहाँ पर मिले हैं। और चित्रों की संख्या इतनी ज़्यादा होने की वजह से हमें पता है कि उस समय क्या नहीं था, अक्षर ज्ञान नहीं था। वो लोग क्या नहीं कर सकते थे, शब्दों को नहीं जानते थे, अक्षरों के बारे में नहीं जानते थे, वर्णों के बारे में नहीं जानते थे। और जो लिखने की जो कला है वो लिखी जाती थी दाईं से बाईं ओर। अब दाईं से बाईं ओर कैसे लिखी जाती थी उसका मैं एग्जाम्पल प्रूव कर देता हूँ आपको। मान लीजिए कि हमारा ये एक पेज है, हमारा एक क्या है, ये पेज है हमारा एक। जब इस पेज पर बच्चा लिखता है तो हम यहाँ पर हमारे पेज के ऊपर एक हाशिया छोड़ते हैं। आपने देखा भी होगा, आपकी कॉपी में आपको छोड़ा हुआ मिलेगा। और जब हम यहाँ से लिखना शुरू करते हैं कोई भी लेख, जैसे कि गायें एक पालतू पशु है, तो लास्ट तक जब आते हैं हम तो इस पेज के अंतिम कोने तक लिखना शुरू कर देते हैं। जब वापस यहाँ आएंगे तो यहाँ पर हम क्या छोड़ देते हैं, जगह छोड़ देती है। देखो ये छोड़ रखी है, जबकि यहाँ आपको जगह छोड़ी हुई नहीं मिलेगी।
तो उससे ये तय हो जाता है, लिपि लिखने का ढंग पता लग जाता है। जिस साइड से हम शुरुआत में लिखना शुरू करेंगे वहां पर हम जगह छोड़ते हैं, और अंत में जिस सिरे तक पहुंचते हैं वहां पर हम जगह बिल्कुल भी नहीं छोड़ते हैं। आपने अपनी कॉपी में भी देखी होगी, हम अंत तक जो है क्या करते हैं, लिखते हैं। तो इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि ये लिपि जो है वो दाईं से क्या लिखी जाती होगी, बाईं ओर लिखी जाती होगी। तो इस लिपि को आज तक हम क्या नहीं कर पाए हैं, पढ़ नहीं पाए हैं, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, रहस्यमय लिपि बोला जाता है। कौन सी लिपि बोला जाता है, रहस्यमय लिपि। उसके बाद में हड़प्पा सभ्यता के अंदर जो हमें बाट मिले हैं वो घनाकार होते थे। कैसे बने होते थे, ऐसे बने हुए होते थे। एक जो घन हमारा जो है बना होता है, ऐसे ऐसे बाट होते थे, और ये द्विआधारी होते थे। कौन से आधारी होते थे, द्विआधारी का मतलब होता था आधार डबल होता था। जैसे एक के बाद 2 किलो का, 2 के बाद 4 का, 4 के बाद 8 का, 8 के बाद में 16 का, 16 के बाद 32, ऐसे बढ़ते थे। ये दे रखा है आपको, और कई बार ये प्रश्न आ भी जाता है। और ये चर्ट नामक पत्थर से क्या किए जाते थे, बनाए जाते थे। द्विआधारी होते थे, एक साइड के अंदर इनके आधार जो है वो डबल बढ़ते थे। द्विमानकीय आधार पर दशमलव प्रणाली का ये अनुसरण करते थे। तो जो हल्के जो बाट होते थे उनसे धातुएं तोली जाती थी, और भारी जो बाट होते थे उनसे क्या है, अन्य जो है भारी जो है सामान क्या किया जाता था, तोला जाता था। उसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट आता है वो आता है प्राचीन सत्ता। ये यहाँ पर बताना चाहता है कि क्या उस समय राजा होते थे क्या। तो यहाँ आप एक मूर्ति देख रहे होंगे, इसको पुरोहित राजा की मूर्ति बोला जाता है। जो मर्द भांड हमें मिले हैं हर स्थान पर एक जैसे मिले हैं। 3-4 चीज़ें हैं महत्वपूर्ण जिससे ये तय होता है कि हड़प्पा सभ्यता का संगठन जो है वो राजनीतिक था। कैसा था, राजनीतिक था। वो कैसी चीज़ें हैं, एक तो जो मोहरें मिली हैं वो सारी एक जैसी मिली हैं, बाट जो मिले हैं वो सारे एक जैसे मिले हैं, और ईंटें जो मिली हैं वो सारी एक जैसी। और अगर ये सारी एक जैसी मिली है एक बहुत लंबे क्षेत्र में, इसका मतलब वो क्षेत्र किसी न किसी एक राजनीतिक इकाई के क्या रहा होगा, अधीन रहा होगा। तभी तो इनके अंदर क्या है, एक रूपता है। अगर भिन्न भिन्न क्षेत्र के अगर भिन्न भिन्न राजा होते या उनकी राजनीतिक इकाई नहीं होती तो उनके अंदर एक रूपता नहीं आती। अब जैसे हम भारत की बात करें, अब भारत की एक सरकार है, केंद्र सरकार है, इसलिए भारत की राष्ट्रीय मुद्रा एक है, भारत का राष्ट्रीय झंडा एक है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह एक है। तो ये कब हो पाता है, ये तब हो पाता है जब कोई भी विस्तृत जो क्षेत्र है वो किसी एक राजनीतिक इकाई के क्या होता है, अधीन होता है। तो हम प्राचीन सत्ता को स्वीकार करते हैं, और इसके साथ साथ हम उसके एग्जाम्पल क्या देते हैं, प्रासाद। प्रासाद का मतलब होता है महल। तो यहाँ पर बहुत सी ऐसी आकृतियाँ मिली हैं जिनके बारे में हम ये कह सकते हैं कि ये बड़े बड़े भवन जो है वो क्या रहे होंगे, राजा के महल रहे होंगे। और उन भव्य और विशाल महलों को जो है पुरोहित राजाओं के महलों की संज्ञा दी जाती है। इसके अलावा ये जो मूर्ति आपको मिली है इसको भी जो है पुरोहित राजा की मूर्ति के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। इसके अलावा हमने सबसे पहले बात की थी स्नानागार की। एक इतना बड़ा स्नानागार बनना, एक अनुष्ठान होना, ये सारी की सारी बिना संगठन के नहीं हो सकती है। किसके नहीं हो सकती है, संगठन के। और बहुत ज़्यादा इसमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, श्रम की। और ये संगठित श्रम तभी लग सकता है जब कोई एक राजनीतिक इकाई के अधीन सारा का सारा समाज क्या करता है, काम करता है। तो जो पुरावस्तुओं की जो हमें समानताएं मिली है, भिन्न भिन्न क्षेत्रों के अंदर जो पुरावस्तुएं मिली हैं वो हमें एक जैसी मिली है। इसके अलावा हमने बस्ती देखी है, वो नियोजित बसी हुई थी। बस्तियां क्या मिली हमें, नियोजित मिली है। ईंटों का आकार मैंने आपको बताया, और बस्तियों के अंदर जो कच्चे माल के जो हमें साक्ष्य मिले हैं। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कोई ना कोई एक राजनीतिक क्या रही होगी, सत्ता जरूर रही होगी, जिसने जो है बहुत अच्छे ढंग से इसको क्या किया होगा, व्यवस्थित किया होगा। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट यहाँ पर बढ़ता है वो आता है सभ्यता का अंत, और इसके बारे में हमारी आगे की कक्षा में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।